क्या मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हूँ। जून बहुत पहले स्टार्ट हो गया तब भी अपलोड नहीं कर रहा था। क्या मतलब मैं घटिया हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सुन लो मेरी बात। देखो काइन मास्टर काम नहीं कर रहा था, हाँ इसीलिए तो नहीं डली यार। तुम भी ना, तुम्हें क्या लगा मैं आलसी हूँ? नहीं नहीं, मैं तो वीडियो हमेशा टाइम पे ही करता हूँ। फक। अच्छा हुआ काइन मास्टर ने भग दिया, वरना तो हाँ तो पिछले वीडियो में तुमने देखा कि वानो फायर में एक्चुअली कैसे है और क्यों है, बट मैंने एक चीज दिखाना भूल गया था। वो ये है कि वानो जो है, वो वानो की जो आगे है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा मैच करती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। वानो में जो ये फायर फेस्टिवल हो रहा था, इसे हम बहुत ज्यादा दिवाली से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली में हम दीपावलियों को जलाते हैं। एट द एंड हम उन दीपावली में आग ही लगाते हैं, हम पटाखों में भी आग लगाते हैं, तब वो जाके फूटते हैं। ठीक जैसे ओरुची का भांडा किस्मत सब फूट गया। वेल ये तो रही वानो की बात। अब हम बात करेंगे एल्बाफ की। तो पहले एल्बाफ को जानने से पहले एल्बाफ के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी लेना जरूरी है। एंड उस जानकारी को लेने के लिए तुम्हें MRJ नाम के चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगले 5 सेकंड में। जब तक तुम 5 सेकंड में उसको सब्सक्राइब करते हो, मैं अपना इंट्रो देता हूँ। दैट इज मोशी मोशी कोनिचिवा होकाई यानी MMKH और I am RJ। एंड आज मैं आ चुका हूँ इस सीरीज का पार्ट 2 लेके, एंड दिस टाइम इट्स एल्बाफ ऑन आइस। जहां तक हमें अभी तक पता चला है तो एल्बाफ इज ए प्लेस वेयर द जायंट लिव, एंड एल्बाफ इज आल्सो द प्लेस वेयर द ग्रेट ट्रेजर ट्री ऑफ एडम रिसाइड्स। एंड हमें पता है कि जायंट्स बहुत ज्यादा अटैकिंग टाइप के होते हैं, एंड वो बहुत वाइकिंग टाइप के नेचर के भी होते हैं। अब ये शब्द वाइकिंग को ध्यान से रखना, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत काम आएगी। अब अगर पिछले से तुम्हें की कोई रोने की आवाज, किसी की थूकने की आवाज आ रही हो तो माफ कर देना। यहाँ पे पता नहीं कौन सा कुतुब मीनार खरीद रहे या फिर बना रहे हैं, वो ही जानते हैं। अब चलो हम आगे टॉपिक पर बात करते हैं। देखो हमें ये भी बिग मॉम के फ्लैशबैक में दिखा था कि हमें एल्बाफ का छोटा सा पार्ट तो दिख गया था। अब हमें इससे भी पता चल गया था कि मदर कैरेमल कुछ ना कुछ घटिया कर रही थी। खैर वो अपने अलग टॉपिक का वीडियो है, उस पर नहीं जाते हैं। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि एल्बाफ आइस से इतना कनेक्टिव क्यों है। देखो अब क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमें एल्बाफ के ऊपर कि वो आइस के ऊपर बेस्ड रहेगा, वो हमें पता चल गया था इन दी आर्क ऑफ CP9 यानी वाटर 7 के पोस्ट CP9 आर्क में हमें रॉबिन का फ्लैशबैक दिखा था। खैर तो उस फ्लैशबैक में हमने देखा था सियोल को, जो कि एक डी क्लैन का मेंबर है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक जायंट है। एंड अगेन मैंने पहले ही कहा था कि वाइकिंग्स जो यहाँ पे हमें वन पीस के वर्ल्ड में जायंट रिप्रेजेंट करवाए गए थे, वो एक्चुअली एल्बाफ से हैं। एंड तुम्हें पता है सियोल कैसे मरा था? सियोल मरा था बाय आओकीजी, अगेन द लिटरल यूजर ऑफ किएहिएनोमी, दैट इज द आइस फ्रूट, लाइक लिटरली। एंड ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, और भी है। चलो तुम्हें याद है वो दोनों जायंट्स जो उसप को देख के, मतलब उसप को एकदम मोटिवेशन दे दिया था, एकदम संदीप महेश्वरी के जैसे। जब मैं इस चीज पर रिसर्च करा था तो मुझे एक चीज नोटिस हुई कि इस वाले अटैक में, ठीक है, जब इन दोनों ने, इनका नाम ब्रोडी और जोडी कुछ एक था भूल गया, इन दोनों ने जब स्ट्रॉ हैट्स को बचाने के लिए ये कंबाइंड स्वॉर्ड अटैक किया था, वो सेम टेक्निक बिग मॉम यूज करती है। एंड मजेदार बात यह है कि इन तीनों लोगों ने यानी ब्रोडी, ग्रूडी और बिग मॉम एडवांस्ड आर्नामेंट हाकी का यूज करके इस अटैक को फिनिश किया था। खैर ये तो रही डिटेलिंग। अभी फिर से आ जाते हैं टॉपिक पर, दैट इज एल्बाफ आइस में क्यों है। तो सियोल वाला पॉइंट नंबर 1 था। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 इज द फ्रोजन जायंट्स एट द पंक हैजार्ड बॉटम। अब देखो पंक हैजार्ड अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि पंक हैजार्ड में हमें काइडो का रिलेशन विद डोफी, डोफी का रिलेशन विद स्माइल, सीजर का रिलेशन विद बिग मॉम, एंड फिर जायंट्स का कलेक्शन भी दिखा था, वो भी दो। एक जहाँ पे सीजर ड्रग्स देके, I mean लिटरली मेडिसिन देके उन्हें जायंट बनाया था, जबकि बाद में हमें पता चलता है कि वेगा पंक ने उन्हें सही कर दिया था। बट पॉइंट उसके बाद वाला है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि नामी फ्रैंकी के बॉडी में चॉपर एंड कोई और तो था, चलो भूल गया, वो लोग इन बच्चों को लेके भाग रहे होते, तो हम नीचे देखते हैं दी बॉडीज ऑफ फ्रोजन जायंट्स। आई मीन ये दूसरी बार था स्टोरी में जब हमें किसी जायंट को फ्रोजन स्टेट में देखा था। एंड चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं, दूसरी बार भी मान लेते हैं ना, उसमें क्या ही बड़ी बात है। ठीक है अभी हम आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं कोइंसिडेंस है, मार जे तू चूतिया है। ठीक अभी चलो आगे जाते हैं तो तुम्हें समझ आएगा क्यों। देखो मैंने अभी कहा था ना पॉइंट नंबर 2 पे कि वो बच्चे, ठीक है, तो
पॉइंट नंबर 3 पे देखो कि उन बच्चों क्या होते हैं, वो बच्चे जो हैं वो सीजर के आइस वाले साइड पे रहते थे। आई नो ये भी बहुत माइनर सी डिटेल है, बट देखो ओडा जो है माइनर डिटेलिंग पर ही बहुत ज्यादा चीजें फोकस करती, इसलिए मैंने कहा अगेन जायंट बनने वाले प्रोसेसिंग वाले बच्चों को भी आइस के ऊपर ही रखा था, which is quite scary if you think so, but let's move on to the point number 4। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि तुम एल्बाफ के लोगों को वाइकिंग्स कहना जरूर, क्योंकि एल्बाफ के लोग वाइकिंग से ही इंस्पायर्ड हैं। अब देखो अगर मैं इन रियल लाइफ की बातें करूं तो वाइकिंग्स जो है ना वो बहुत ही कोल्ड कंडीशन में सिविलाइज्ड हुए थे, इसलिए इवन उनमें भी इंटर क्लैन वॉर बहुत ज्यादा होती थी। जस्ट लाइक आवर जायंट्स जिनके लिए वॉर करना ही सब कुछ उनकी प्राइड है, ठीक वैसे इन रियल लाइफ वाइकिंग के ब्लड लाइन के लोग भी बहुत कोल्ड एंड हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइवर्स थे, वो एक्सपर्ट थे इन ठंडे जगहों के, ठीक है। एंड अभी तुम एक और चीज नोटिस करो कि इनकी ट्रेट जो है बिल्कुल जायंट्स की तरह सिमिलर है। फोरशैडोइंग ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ओडा इंस्पायर हुआ, नहीं, ये तो बस कोइंसिडेंस है ना। चलो अब आगे चलते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 5, द ग्रेट ट्रेजर ट्री ऑफ एडम इटसेल्फ। देखो अगर तुमने नोटिस किया हो तो स्नो माउंटेन्स के आसपास के रीजियंस में जो पेड़ मिलते जिनको हम पाइन या फिर ओक कहते हैं, वो नॉर्मल ट्री से कहीं गुना ज्यादा सख्त और हार्श रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की कंडीशन एंड उसकी एनवायरनमेंट भी बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से वो ट्रीज जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। अब ये बताओ कि वन पीस के वर्ल्ड में हमने बहुत ट्री को डिस्ट्रॉय करते हुए तो देखा है, बट ये चीज भी कॉमन है कि ट्री के बिना कोई सर्वाइव भी तो नहीं करता। तो एक इतना बड़ा ट्री एक आइलैंड में है एंड इतने सालों से, माइंड इट अगेन वाइकिंग का रेफरेंस, जायंट्स लड़ते मरते आ रहे हैं, लेकिन वो ट्री से, यस वो ट्री अभी तक क्यों नहीं टूटा। एंड उस ट्री के ब्रांचेस से हमारा सनी बना है जिसका कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, ठीक है। तो तुम बताओ ये ट्री इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वेल गेस व्हाट, अभी जैसे कि मैंने कहा स्नो रीजन्स में पाए गए ट्री अनएक्सपेक्टेडली बहुत हार्ड रहते हैं। अनदर पॉइंट नंबर 5 जो ये कहा मैंने, अभी भी तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा होगा, बट आज की इस वीडियो को देख कर सेव करके रख देना, क्योंकि जब एल्बाफ शुरू होगा एंड वहाँ पे आइस के रेफरेंस मिलने शुरू होंगे तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। तो जस्ट यू वेट। एक और पॉइंट वो ये था कि देखो अभी यानी 1053 पे आका इनू ने ग्रीन बुल को वानो में भेजा है, ठीक है। ग्रीन बुल ने वानो को भेजा है जो कि अगेन फायर का था एंड आका इनू माग्मा, सो यू कैन सी दैट। एंड हमें आओकेजी वर्सेस शाकाजुकी के बारे में पता चला था इन द फिशमैन आर्क, जहाँ पे हमें पता चला कि उन्हें पंख हजार्ड का ये हालत कर दिया। गेस व्हाट, अभी आओकेजी का साइड आना बाकी है, तो क्या हमें एक स्पेशल अपीयरेंस मिलेगा आओकेजी के साइड से कोई एट द लैंड ऑफ एल्बा? हू नोस, आई एम जस्ट सेइंग फैक्ट्स। अब हम जाएंगे जायंट्स के अपीयरेंस के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बहुत मोटे हैं, भद्दे हैं, ये सब नहीं, बल्कि जो हेलमेट्स वो लोग प्रिसाइसली पढ़ते हैं, चाहे वो हलाउद्दीन हो या फिर चाहे वो सियान हो या फिर कोई भी हो, वो किसी ना किसी टाइप का आई प्रोटेक्शन जरूर पहनते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि वाइकिंग्स भी ऐसे हॉर्न वाले हेलमेट पहनते थे, बट नोटिस करो ये चीज, तुम्हें जरूरत क्या है आई प्रोटेक्शन की? तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा व्यू तो सबसे ज्यादा होगा ना हाइट में, तो तुम्हें आई प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है? वेल, तुम्हें आई प्रोटेक्शन की जरूरत इसीलिए क्योंकि ऊपर से कंटिन्यूअसली बर्फ पड़ रही है, या फिर ये एक टाइप से इतनी ठंडी जगह या फिर इतने मॉइस्चराइज वाली जगह है जहाँ पे तुम्हें दिख नहीं पा रही, इसलिए तुम आई प्रोटेक्शन यूज करते हो। एंड ये हर एक जायंट जो की स्टोरी में दिखा है उसमें कहीं ना कहीं वैलिड है। अरे यार तुम व्हाइट बियर्ड को ले लो, उसने उसका मार्क्स तोड़ दिया था उस जायंट का। आई मीन कितना बैडेस लग रही थी इस वाले सीन में, ये बात भी है। मैरिनफोर्ड वॉर की बात है ये सब। चलो पॉइंट 6 यहाँ पे खत्म हुआ। अब लास्ट पॉइंट 7। ये पॉइंट रिलेटेड है प्रिंस लोकी से, जहाँ जिसको लोला ने रिजेक्ट कर दिया था, बट इस रिजेक्ट का भी अलग ही ऑप्शन है। लोला ने बहुत ही ठंडे वे में इसको रिजेक्ट किया था। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ, इन्हें कोल्ड वे, ठीक है, कोल्ड वे। इवन मांगा ट्रांसलेशन में भी ऐसा ही कुछ एक था, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोकी। देखो अगर तुमने मार्वल की थॉर एंड लोकी के ऊपर थोड़ी बहुत मूवीज देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि लोकी जो है वो सन था ओडिन का, एंड उसका ओरिजिनल पापा मम्मी थे द फ्रोजन जायंट्स। यस गाइस, द फ्रोजन जायंट। एंड ये माइथोलॉजी, वाइकिंग माइथोलॉजी में भी ये चीज अवेलेबल है कि लोकी जो था वो फ्रोजन जायंट्स का ही बेटा था, जो कि बाद में ओडिन ने उसको अडॉप्ट किया था। एंड वाइकिंग सिविलाइजेशन में भी फ्रोजन जायंट्स का बहुत ज्यादा रोल। खैर, आज की वीडियो की एनर्जी थोड़ी बहुत लो थी क्योंकि मेरा मेंटल स्टेट उतना सही नहीं है, बट आई होप कि तुमने इस वाली वीडियो को एंजॉय किया होगा। विद दैट बीइंग सेड, आई एम एमआरजे एंड आई एम टेकिंग माय लीव। विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय। Can I put my balls in your jar?